हाय YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि आज हम जहां दीगर लीडरों के मुलाकात के बाद आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं और एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनका नाम मौलाना मतिउर रहमान साहब है। ये इसलिए कह रहा हूं कि मौलाना के बारे में ये तस्वुर कर देना कि कोई उस सियासत में दाखिल हो सकता है, सियासत कर सकता है, ऐसा बहुत कम गुमान किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में मैंने बताया कि मौलाना मतिउर रहमान साहब है, उनसे हम मुलाकात करेंगे। ये ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं, जो कुछ भी कह लो, यही करता धरता है, यानी माइनॉरिटी की देखभाल इन्हीं की जिम्मेदारी पे है। आइए हम इनसे कुछ बातें करते हैं। मतिउर रहमान साहब, जैसा कि आप एक नई पार्टी के माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं जिसका नाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है और इसकी प्रेसिडेंट भी एक खातून है, आपके ख़वातीन के बारे में क्या सोचते हैं और उनको कैसे आप लोग प्रमोट करेंगे? सबसे पहले वजहुल कमर भाई, आपका और आपके चैनल यूथ सियासत एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से निकाल करके मुझ तक पहुँचे। मैं आपके तमाम सामाईन का इसलिए भी कि वो मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने मेरे और मेरी ताल्लुक़ से, मेरी पार्टी के ताल्लुक़ से पूछा है और मेरी सुप्रीमो डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के ताल्लुक़ से पूछा है। तो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जिसकी कुल हिंद सदर डॉक्टर नोहरा शेख हैं, जो कि एक आलमी पैमाने की बिजनेस वीमेन है और मुकम्मल तरीके से लगभग 30 सालों से उन्होंने ख़वातीन के लिए और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए और उनकी मज़लूमियत के लिए, उनको ये चीज़ देख करके कि उनके पास सबसे कम तालीम होती है, सबसे कम वसाइल होते हैं, जबकि वो मुआशरे का अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि निस्फ हिस्सा होती हैं। डॉक्टर नोहरा शेख ने ये महसूस किया कि ख़वातीन के ताल्लुक़ से बहुत सारे बजट, बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे मामलात उनके लिए होते हैं, लेकिन वो यानी कि ख़वातीन दबी कुचली थी और दबी कुचली हैं। और ऐसा लगता है कि लोग जो कि समझिए कि ख़वातीन के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी ये चीज़ नहीं देखा गया कि ख़वातीन के लिए फलाह बहबूद के, उनके लिए रिजर्वेशन के, उनके ताल्लुक़ से सीरियस कोई भी मामला देखा नहीं गया। तो एक खातून ही खातून का दर्द समझ सकती हैं। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने एक पार्टी लॉन्च करके ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हमको ही मैदान में आना पड़ेगा, वरना दीगर लोग जैसे अभी तक आज़ादी से लेकर के अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वादे और झलावे ही मिले हैं। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की कोशिश है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए, उनके खिलाफ जो जुल्म होते हैं उस जुल्म का किला कमा किया जाए और ईवान बाला से लेकर के मैदानों तक, सड़कों तक ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए और उनके हक़ को तलब किया जाए। जैसा कि मतिउर रहमान साहब आपने अभी बताया कि वो एक बिजनेस ओमेन है, तो इनके बिजनेस के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें की जाती हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया और बहुत सी चीज़ें की। जैसा कि ये मसलक के एतबार से भी लोग तनकीद करते हैं कि उन्होंने मसलक में पढ़ करके लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं या इन्होंने ऐसी कोई गलतियां की हैं जिस तरह के इल्ज़ाम इनके ऊपर लग रहा है? तारीख का अगर हम वजहुल कमर भाई अगर मुआयना करेंगे और मुताला करेंगे तो साजिशों का होना सबसे ज़्यादा बेशुमार तादाद में अगर देखा जाए तो वो सच्चे और हक पर रहने वालों के लिए ही साजिशें हुई हैं। गलतकार लोग अपने अलग अलग तरीक़ों से अपने काम चलाते रहते हैं, उनको कभी कोई समझिए कि गजिंद पहुंचाने वाला नहीं होता है। लेकिन चूंकि अगर कोई जो गलत होगा उसको देखने के लिए कानून है, लेकिन अगर जो गलत नहीं है उसी के खिलाफ साजिश करने की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के खिलाफ जो साजिशें हुई हैं वो इस बात की बहुत बड़ी दलील है
कि वो हक पर बहुत बड़े ज़माने तक, यानी कि लगभग 20-25 साल तक लोगों के लिए फलाह व बहबूद का काम उन्होंने किया है। और उन्होंने बड़े पैमाने पर सूद से पाक तिजारत चला करके सूद पर एक बड़ी चोट पहुंचाई है। तो लिहाजा एक बड़ा तबका, बड़ा एक समझिए कि माफिया जो कि सूद पर पलता बढ़ता है, उसको कहीं से कहीं तक ये हजम नहीं हुई बात कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़्यादा दिन तक अपने मामलों को चला सकें। चूँकि आते दिन के साथ उनकी तरक्की बढ़ती जा रही थी, उनका काम बढ़ता जा रहा था, उनका कद बढ़ता जा रहा था, उनके बिजनेस 100 मुल्कों से 101 मुल्कों, 102 और इससे ज़्यादा मुल्कों में पहुंचते जा रहे थे। और सूद से पाक तिजारत हिंदुस्तान की सरजमीन पर फलती फूलती जा रही थी। लिहाजा लोगों को ऐसा लगा कि अगर इनके खिलाफ साजिश ना की गई तो ये उन लोगों का भंडा फोड़ देंगी, उन लोगों का किला कमा कर देंगी जो लोग की माओं की, बहनों की, ख्वातीन के जेवर को रख करके बड़े पैमाने पर सूद का कारोबार करते हैं। लिहाजा सूदी कारोबार वालों को ये चीज़ खदशा लाहिक हुआ कि इनके खिलाफ साजिश किया जाए। और उसी साजिश का एक खमियाजा है कि आज जो कुछ भी हम डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उनकी कंपनी के ताल्लुक से सुनते हैं, वो किसी न किसी की साजिश का एक नतीजा ही है। रहमान साहब, जैसा कि आपने कहा कि मैडम बगैर सूद वाला कारोबार करती हैं, ये बात तो सच है कि वो बगैर सूद के कारोबार करती हैं, लेकिन जहाँ तक इनसे बहुत से आलिम दीन जुड़े हुए थे, तो क्या अब भी वो जुड़े हुए हैं? और जैसा कि मुझसे बहुत से आलिम दीन ने खुद कहा कि मैं इस मामले में मैडम के ताल्लुक से कि आप इनके बारे में ये बातें ना कहा कीजिए, जैसा कि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैडम के बारे में बताता हूँ कि ये चीज़ें हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहा कीजिए। तो क्या जो वो कहते हैं उसमें कुछ सच्चाई है, या उन्हें बदनाम करने के लिए सब कहे जा रहे हैं कि मसलक के एतबार से उन्हें बदनाम कर दिया जाए? एक बहुत बड़ी बहस आपने छेड़ दी है वजहुल कमर भाई। एक लंबे वक्त की ज़रूरत है इस पर बोलने के लिए, लेकिन मैं मुख्तसरन बताते हुए चलना चाहता हूँ कि एक दीनदार तबका ही किसी दीनी मामलात पर अमल पैरा होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सूद से पाक तिजारत पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा चल रही थी और उनका काम, उनका नाम बढ़ रहा था। जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में शिरकत किए हैं, उसमें से आपको मैं डेटा के हिसाब से बताता चलूं तो लगभग आज भी 50% अफराद ऐसे हैं जो कंपनी में तमाम साजिश 2018 से अक्टूबर से साजिशें हुई हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर, लेकिन इन सब के बावजूद आज 5-6 सालों तक कंपनी के बंद होने के बावजूद भी जो लोग शरई अहकाम पर अमल करने वाले लोग हैं, वो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि हम नफ़ा और नुकसान में बराबर के शरीक थे, लिहाजा अब भी हम शरीक हैं। नफ़ा हुआ तब भी हम उसके शरीककार हैं और नुकसान हुआ तब भी। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीनदार तबका इस सूद से पाक तिजारत शरई अहकाम पर अमल कर पैरा होते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर विराजमान है, कायम है। लेकिन और भी जो 50% लोग हैं, चंद एक लोगों की, 1000 लोगों की या 100 लोगों की तादाद, 500 लोगों की तादाद को छोड़ दिया जाए तो वो लोग भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हैं। लेकिन सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, बच्चों की तालीम, शादी, विवाह, अखराजात, मेडिकल के मामलात, ये सब मामलात होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग अपने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन कंपनी की हक्कानियत की इससे बड़ी मिसाल मेरे पास और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि ये सब हो जाने के बावजूद भी जो लोग शरई अहकाम पर अमल पैरा होते हुए सूद से पाक तिजारत में हिस्सा लेते हुए बैंकों के सूदी रेशों में मुनाफा बख्श ना हो करके उन्होंने इस तिजारत में पहल की, वो लोग आज भी कायम हैं। हाँ, अगर एक लाखों की तादाद में 200-400 लोग अगर बहक जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। रहमान साहब, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कई तरीके के वीडियो मेम के बारे में आए और ये भी बात आई कि उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो इस साजिश में कौन लोग शामिल थे, जरा कुछ इशारतन या वजाहतन आप कर सकें तो बताएं मुझे।
इशारतन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बरमला कहूँगा, बगैर किसी से डरे हुए, बगैर किसी से हिचकिचाए हुए। जैसे कि मैंने कहा कि सूद से पाक तिजारत चल रही थी, सूदखोर तबका को एक बड़ी चोट थी और सूदी बैंकों में, सूदी कारोबार में, उनके रेशों में बहुत बड़ी गिरावट होती थी। लिहाजा उनको ज़रूरत पड़ी कि उनके खिलाफ साजिश की जाए। मैं ज़्यादा दूर न जाते हुए आपके मकबूल मारूफ सियासतदान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2012 में सबसे पहले FIR लॉन्च किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के खिलाफ। लेकिन वो एक बैरिस्टर रहते हुए, कंपनी की हक्कानियत की इससे बड़ी दलील कोई दूसरी नहीं हो सकती कि वो बैरिस्टर रहते हुए 4 साल के अंदर बड़ी सख्त जांच पड़ताल करवाते हैं और कंपनी को पूरी तरह से चोट पहुंचाते हैं। CEO को, डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को पूरी तरह से वो टार्चर करवाते हैं एजेंसियों के जरिए से, डिपार्टमेंट के जरिए से। लेकिन बैरिस्टर होने के बावजूद 2016 में असदुद्दीन ओवैसी 4 साल के मुद्दत तक केस लड़ते लड़ते हार जाते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत की इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती। आपने पूछा कि ये कौन लोग हो सकते हैं, अगर हिम्मत हो तो बताएं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे सूदखोर तबका, सूदखोर टोला ही है, जो कि और दूसरी वजूहात भी हैं, लेकिन मैं अभी चूंकि आपके सवाल का अहाता यहीं पर होता है कि ये सूदखोर टोला ही था जिसके कारोबार में डॉक्टर नोहरा शेख के सूद से पाक तिजारत की वजह से चोट पहुंच रही थी और उन्होंने सबसे बड़ी साजिश की कि ये कारोबार बंद हो ताकि उनके सूद के रेशों में, जैसा कि हैदराबाद में आप देखेंगे इस साल लगभग जो फरवरी के एक अखबार में, हैदराबाद और तेलंगाना के बड़े अखबार में जो रेशो आया है वो लगभग 500 की तादाद की ख्वातीन के जेवर जो दारुस्सलाम बैंक, असदुद्दीन ओवैसी के बैंक में रखे गए थे, बहुत सारे होंगे, हजारों कई हजार खातिन होंगी जिन्होंने अपने जेवर रखे हैं, लेकिन 500 की तादाद के जेवर को उनके सूद के पैसे ना दे पाने के एवज में उनके गहनों को कुरुक कर दिया गया, बोली लगा करके उसको नीलाम कर दिया गया बैंक के हाथों से। अखबार में निकाल करके बरमरा मेरे मोबाइल में वो कटिंग है अखबार की, मैं दे दूंगा। तो लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में खातीन के जेवरों को अगर एक सूदखोर टोला वो फरोख्त कर देता है तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद होगी जो बैंकों में अपने जेवरों को लेकर के सूद के कारोबार के लिए, सूद पर पैसे लेने के लिए पहुंचते होंगे। अगर 500 खातीन के तो 500 खातीन के अगर जेवर को कुरुक किया गया है, नीलाम किया गया है, बोली लगाई गई है, तो कितने हजार की तादाद में होंगी जो आते होंगे। लिहाजा ये जो नुकसान था सूदखोर तबका को, बैंकिंग सेक्टर वालों को, दरअसल क्या है कि एक खातून को, मैं थोड़ा तफसील के तौर पर बताते चलूं, एक खातून को, एक घर को, एक मजबूर लाचार शख्स को जरूरत पड़ती है पैसों की। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो बैंक में जाता है, 1 लाख रुपए के गहने रखता है और बैंक से सूद पर कर्ज लेता है। लेकिन जब वही 1 लाख रुपए एक इंसान हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दे देता है तो उससे लगभग 3 से 4 हजार, 5 हजार रुपए उसको मंथली इनकम होता है। लेकिन बैंक में जाने की वजह से क्या होता था, उसका सोना तो गया, उसको कर्ज पर मिले जो कितने मिले, सिर्फ 90 हजार मिले, 80 हजार ही मिले सारी कार्रवाइयां करने के बावजूद। और जब हर महीने उससे उस खातून को उस पर सूद देना पड़ता है जब तक कि वो पैसों को दे नहीं देती है। तो लिहाजा बैंक में गए तो ये नुकसान हुआ एक सरमायाकार को, एक इन्वेस्टर को, या जो बैंक में गया है। लेकिन वही शख्स जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जाता है, 1 लाख रुपए रखता है, तो उसको हर महीने जो यहां देना पड़ रहा था बैंकों में, यहां उसको मिल रहे हैं। लिहाजा लोगों की जरूरतें पूरी हो रही थी, इसलिए लोग इस सेक्टर में नहीं जाते थे, बैंक में नहीं जाते थे, सूद लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए नहीं जाते थे, उनकी जरूरतें पूरी होने लगी। लिहाजा इन बैंकिंग सेक्टर वालों को जरूरत पड़ी, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी के बैंक जो कि 11 ब्रांचेस पर कायम है, दारुस्सलाम बैंक, उसमें एक बड़े रेशो में कमी आई थी, बड़ी उनका नुकसान हो रहा था, इसलिए उनको जरूरत पड़ी कि साजिश करें। मुतिर-रहमान साहब, जैसा कि ये भी खबर है कि मैडम ने उनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया था, जिसको गालिबन वो हार गए। तो क्या मैडम आगे कुछ कार्रवाई करेंगी या इस तरीके की कुछ और कार्रवाइयां भी उनके खिलाफ चल रही हैं?
जैसा कि मैंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने 2012 में FIR किया था, लॉन्च किया था, जांच पड़ताल हुई 4 साल तक। 2016 में असदुद्दीन ओवैसी उस मुकदमे को हार गए जो कि डॉक्टर नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर किया था। उसके पादाश में, उसके बदले में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने उनके ऊपर मानहानि का केस किया, हितक इज्जत का केस किया कि मेरी कंपनी को चोट पहुंचाया गया है। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इस हितक इज्जत के 100 करोड़ के दावे को लोअर कोर्ट में जीत चुकी है। हाई कोर्ट में यह मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की है असदुद्दीन ओवैसी ने कि इस मुकदमे की जरूरत नहीं है, लिहाजा इसको खत्म किया जाए। डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के हक में हाई कोर्ट ने, तेलंगाना ने बोलते हुए ये कहा कि नहीं, बेशक इसकी जरूरत है, क्योंकि आपने किसी की चलती फिरती कंपनी को गलत कहने की, गलत साबित करने की कोशिश की। इस पादाश में 100 करोड़ रुपए के मुकदमात अभी तक जारी है। डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा का कहना यह है कि साफ शफाफ तरीके से बिजनेस करने वालों को अगर तुम चोट पहुंचाते हो और तुमको यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या मतलब, इसका मतलब है कि तुम्हारा ये रविश बन जाए। एक छोटे से बिजनेसमैन से लेकर के, जो कि अपने बच्चों की रोजी रोटी चलाता है, उससे लेकर के एक बड़े पैमाने पर रोजी रोटी लोगों के लिए बंदोबस्त करने वाला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाखों लोग नौकरी करते थे, उस कंपनी को बंद करवा देते हो तो छोटे लोगों की क्या औकात रह गई। लिहाजा इस मुकदमे का, इस मानहानि के केस का, असदुद्दीन ओवैसी की बदमाशी का जवाब मिलना जरूरी है। इसलिए मुकदमा जारी है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने इसको बड़े मुस्तैदी से सुनते हुए इसको जारी रखने का फैसला किया है। मोतिरमान साहब, जैसा कि एक चीज़ आपने कहा कि 50% लोग अब भी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो क्या कंपनी मज़ीद आगे बढ़ेगी कि जिस पे रुक गई थी, या जैसा कि उनके इन्वेस्टर टूट गए थे, तो क्या अब कंपनी मज़ीद आगे बढ़ेगी या वहीं पे रुकी रहेगी? जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी हक पर और सच पर है। अभी तक लोअर कोर्ट से लेकर के, थानों से लेकर के लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को जीत और फतह मिलती हुई आ रही है। लिहाजा कंपनी चल रही थी, कंपनी चल रही है और कंपनी इंशाअल्लाह ताला चलती रहेगी। पुराने नाम पर चल रही थी, पुराने नाम पर चल रही है और पुराने नाम पर चलती रहेगी। हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से अब भी बिजनेस चल रहा है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब रह गई बात वो 50% की जो आपने बात कही, आएगा प्लान कोई ना कोई। मुमकिन है कि इस नए बिजनेस में, जो कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के नाम से चलाया जा रहा है, इसमें उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई ऐलान आया नहीं है, अभी कोई इस तरह का ऐलान आया नहीं। जिस दिन इस तरह का ऐलान आएगा, क्या उसके शराइत और जवाबित होंगे, लेकिन कंपनी बदस्तूर चलने का अहदो पैमान रखती है। लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार कंपनी से जुड़े रहने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लिहाजा नए नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। अभी की सरमायाकारी की रेशो अगर देखा जाए तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में अब भी लोग शिरकत कर रहे हैं। बल्कि आज भी मुझे मैसेज मिला है किसी दोस्त का कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या किसी दोस्त को इन्वेस्टमेंट करा दिया है। लिहाजा इस तरह से कंपनी चल रही है, चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसका पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि पीछे तो वो हटता है जिसके हौसले तंग होते हैं, छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर ना हौसलों में कोई कमज़ोरी आई है और ना ही हक़ानियत में कोई खलल था। इसलिए कंपनी चल रही थी, चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मोतिरमान साहब, जैसा कि आपने कहा कि कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, यानी 50% है, दूसरे ज़राए से इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हीरा गोल्ड में इन्वेस्टर के तौर पर उन्हें शामिल किया जा सकता है। क्या उन लोगों को जो 50% हैं, उन्हें वो चाहते हैं कि मैं भी इन्वेस्ट करूं, तो क्या मैडम ऐसा कोई प्लान लाने वाली हैं कि वो दोबारा फिर से, यानी जो मुकदमात जिन्होंने कर दिया था या इस तरीके से दागी हो चुके हैं कंपनी के, तो क्या वो भी शामिल हो सकते हैं इस स्कीम में कि नहीं? सर, ये तो देखिए कंपनी की अपनी पॉलिसी है कि उन लोगों के साथ क्या फैसला करेंगे जो दागी लोग हैं। ज़्यादा लोग नहीं है, 150 ही लोग हैं जिन्होंने मुकदमात किए। एजेंसियों के नीचे जो गए हैं वो लगभग 2-3 हज़ार लोग हैं। बकिया सारे के सारे लोग कंपनी में तसलसल करने वाले या कंपनी से रजामंद लोग हैं। बस कुछ ज़रूरियात की वजह से लोग अपने पैसे निकाल लेने चाहते हैं। लिहाजा उनसे कंपनी को कोई शिकायत नहीं है, उनको कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बच्चों की शादी विवाह, अखराजात के लिए, तालीम के लिए और दीगर मामलात के लिए, घरों के बनाने के लिए वो अगर पैसे चाहते हैं तो इस दरमियान में कंपनी ने एक फॉर्म जारी किया है
कि जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो अपने पैसे ले करके निकल जाए, उन लोगों के लिए फार्म जारी करके, ऑनलाइन फॉर्म है, कोई भी उसको ले करके, जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोगों के पैसे नहीं मिले, उन लोगों को बता दीजिए कि फॉर्म जारी हो चुका है। जो लोग अपने पैसे ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, उनके लिए 3 तरीक़ेकार पेश किया गया है। उस फॉर्म को जो कि ऑनलाइन है, ले करके भर करके अपने पैसों को वापस पा सकते हैं। किसी तरह से बेचैन होने की, किसी तरह से अफवाहों में आने की कोई ज़रूरत है नहीं। मुतिरमान साहब, जैसा कि आपने कहा कि फार्म मैडम ने निकाल दिया है, तो इस फार्म के ज़रिया, जैसा कि आपने कहा 3 तरीक़े हैं, जो भी 3 तरीक़े हैं, उन 3 तरीक़ों में से अगर किसी को कोई और तरीक़ा अपनाना हो तो क्या कंपनी के पास इस तरीके की स्कीम है, या लोगों ने कभी कहा हो, कुछ किया हो, ऐसी कोई बात है? बेशक, अभी समझिए कि लगभग 3-4 सालों से 2021 से लेकर के अभी तक लोगों को बिला शर्त के पैसे दिए गए हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाज़ा खोला है, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दीजिए, ताकि उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से, चूँकि बड़े पैमाने पर पैसे देने हैं, किसी बैंक के पास भी जाकर के आप, बहुत सारे लोग ये कहें कि नहीं अभी के अभी मुझे पैसे दिए जाए, तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करना पड़ सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई कि आप उन प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दीजिए जिनको हमें सेल आउट करना है, यानी कि ईडी जो अटैचमेंट किए हुए है उससे उनसे छुड़वा दीजिए, ताकि हम लोगों के पैसे देने में कामयाबी हासिल करें। लिहाजा अभी तक बगैर शर्त और बगैर किसी समझिए कि कानून और ज़ाब्ते के अभी तक लोगों के हजार लोगों को पैसे दिए गए हैं। अब चूंकि आपके सवाल के मुताबिक कि लोगों को पैसे या शराइत, तो अभी चूंकि बड़ी तादाद पर लोगों को पैसे देना है, बड़ी तादाद है जिनको पैसे मिलना है, इसलिए एक शराइत व ज़वाबित का होना लाजिम सी बात है। उस शर्त के मुताबिक लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस्तेफादा करेंगे। और ये 3 शर्तें जो हैं, इन 3 शर्तों को कोई नापसंद करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इन 3 शर्तों को में से कोई ना कोई एक शर्त या कोई ना कोई एक किस्म अपना करके लोग अपने लिए राहत हासिल कर सकते हैं। उनका मकसद है पैसे हासिल करना, पैसे लेना। लिहाजा कंपनी ने, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ये तरीक़ाकार निकाला है कि लोगों को पैसे दिए जाए और उनके हिसाब से दिए जाए। किसी को एक ही वक्त में लेना है पैसे तो उसके क्या शर्त होंगे, किसी को मतलब बगैर समझिए कि डिटेक्शन के या बगैर किसी भी मसले को किए हुए अगर उनको पैसे लेना है तो उनके लिए क्या है। तो इस तरह से एक कानून ज़ाब्ता और शराइत बनाए गए हैं, उसके जरिए से लोग अपने मन मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक जाकर के अपने पैसे हासिल कर सकते हैं। मुतरमान साहब, जैसा कि आपने हमें बहुत वक्त दिया, लेकिन एक सवाल मेरा लास्ट, और उसके बाद अब आगे कोई सवाल नहीं। एक चीज़ ये कि जैसे कि मैडम ने, भाई एक बिजनेसमैन लेडी, उसको पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सवाल हमसे रह गया था, जिसका पूछना ज़रूरी था। यानी बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने तालीम के मैदान में बहुत काम किया, दीगर यानी समाजी कारकुन जो भी हो सकते थे इन्होंने किया, तो आखिर ये पॉलिटिशियन के तौर पर इन्होंने अपना तारुफ क्यों पेश किया, जरा इसके बारे में कुछ हमें बताएं। दरअसल वजहुल कमर भाई, जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा एक फलाही, रफ़ाही, बहबूदी काम भी करती रहती हैं। जैसा कि आपने कहा कि उनकी तालीमी मैदान में बहुत बड़ी अप्रोच है, बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत सारे काम हैं उनके। उनका मेडिकल कॉलेज है, उनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके बहुत सारे सैकड़ों स्कूल हैं। और इसी तरह से उनका एक मदरसा है, 5 स्टार रैंक सहूलियात से मुज़य्यन उनका मदरसा है, जो कि बच्चियों का है, निस्वा है। देखिए क्या है वजहुल कमर भाई, आपके सवाल का लुब्बे लुबाब मैं ये बता दूं कि जब आप मैदान में उतरेंगे, किसी हाजतमंद की हाजत को रवा करेंगे, किसी हाजतमंद की ज़रूरत को पूरा करेंगे, तो आपको लगेगा कि एक शख्स को आप ज़रूरत पूरी करने के लिए निकले थे, लेकिन वो एक नहीं दर्जनों हैं। जब दर्जनों के पास आप जाएंगे तो पता लगेगा सैकड़ों हैं, सैकड़ों के पास जाएंगे तो हज़ारों का पता लगेगा, हज़ारों के पास जाएंगे तो लाखों और करोड़ों का पता लगेगा। कभी आप निकल करके देखिएगा, आप मिसाल के तौर पर ठंडियाँ आ रही हैं, कंबल लेकर के निकलिए, एक ट्रक कंबल लेकर के निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दसियों ट्रक और सैकड़ों ट्रक कंबल दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले लोगों को बांट दिया जाए फिर भी कम पड़ जाएगा, इतनी ज़रूरत है अपने हिंदुस्तान में। लिहाजा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अपने कदम से, अपने हाथों से, अपने कंधे से
जो उन्होंने इनकम किया और उसके जरिए से लोगों को राहत पहुंचाई, उस राहत को जब उन्होंने देखा और महसूस किया तो उन्हें पता लगा कि ये तो बहुत बड़ी, बहुत छोटी एक तादाद है जिसको मैं राहत पहुंचा पा रही हूं, लेकिन लोगों की तादाद तो लाखों बल्कि करोड़ों में है। तो उनको ऐसा लगा कि एक शख्स चाहे वो कितना भी पैसा मार्केट में उतार दे, एक शख्स सड़क तो नहीं बनवा सकता ना। टाटा बिरला, कभी आप बता दीजिए, अडानी अंबानी, कभी उन्होंने सड़क बनाई हो? मतलब अपने पैसों से। बहुत से रफाई, अजीम जी, प्रेम जी जो है वो बहुत सारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डोनर में से हैं, उन्होंने कभी सड़क नहीं बनाई होगी, कभी स्टेडियम नहीं बनाया होगा, कभी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई होगी, लेकिन आपको करना है, तालीम याफ्ता बनाना है, सड़कों को बेहतर करना है, रोजगार को बेहतर करना है। आप लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? ऐवान बाला तक पहुंचना होगा, सरकारी मिशनरी को हाथों में लेना होगा। बड़ी तादाद है जिसको आपने देखा है कि लोगों को पीने के पानी नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी गुज़िश्ता रोज जो है निर्भया कांड हुआ था, उसमें कोई शख्स क्या इंसाफ दिला सकता था किसी खातून को? मामला 4-5 साल 6 साल चला, खत्म हो गया। इस तरह से निर्भया कांड जैसे हजार मामलात ऐसे हैं जिस पर आपको इंसाफ करना है। उजागर हुआ मामला निर्भया कांड का एक कांड, लेकिन उसके बाद से आप खुद गवाह हैं वजूल कमर भाई कि सैकड़ों और हजारों ऐसे मामलात हैं जिस पर कि पानी फेर दिया गया। तो इस तरह के एक मिसाल मैं दे रहा हूं। इस तरह से आप दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इंडिया गेट चले जाइए, वहां पर भिखारियों की तादाद हजारों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में आपको दिन रात में मिल जाएंगे। कोई शख्स उनकी अगर किफालत कर सकता है तो कोई फर्दे खास नहीं कर सकता है। अगर उसको कर सकता है तो कोई सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास एक ताकत होती है, एक वसाइल होती है, पूरी मिशनरियां उनके मातहती में काम करती हैं। चलो मैं कहता हूं कि उन बच्चों को जो रेड लाइट पर हैं, उनको कोई शख्स जाए और उठा करके कहे कि इनके लिए यतीम खाना बनाते हैं, तो सरकारें यहाँ पर रोड़ा अटकाएंगी और कहेंगी कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो। लेकिन वहाँ पर जब सरकार होगी, अपने मिशनरी के साथ काम करेगी, तो वो 1000 नहीं 1,00,000 बच्चे जो रेड लाइटों पर डेली सोते हैं और भीख मांगते हैं और उनकी पूरी जिंदगी वहाँ पर गुजर जाती है। तो एक फर्द नहीं कर सकता है, लेकिन एक सरकार अगर चाहे तो उनके लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्टल और पता नहीं क्या क्या बना करके कर सकता है। लिहाजा जब डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये चीज़ पता लगी कि उनके ऊपर खुद जो जुल्म हुआ, उसके लिए लड़ते लड़ते इतना ज़्यादा अरसा लग गया, तो अगर वो शख्स जो एक छोटे से बिजनेस को करना चाहता है, आप ज़्यादा दूर नहीं, यहीं करीब के किसी चौक चौराहे पर चले जाइए, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला शख्स, उस शख्स को ये चैलेंजेस होते हैं कि वो शख्स हर रोज 500 रुपये किसी न किसी ऑफिसर को देता है। क्यों भाई? क्या जुर्म है? वो कोई जुर्म कर रहा है? तो ऐसी चीज़ों पर अगर रोक लगानी है तो कोई फर्द खास, फर्द वाहिद या कोई एक शख्स, एक तंजीम नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई सरकार चाहे और ये स्कीम बनाए कि इन कमाने वालों से, रोजी रोटी हासिल करने वाले लोगों से तुम लोग वसूली नहीं करोगे, तो वो सरकार ही है और सरकार की ताकत ही है। लिहाजा ज़रूरत पड़ी कि पॉलिटिक्स में आया जाए और ये जो एक लंबी कतार है करोड़ों की तादाद में, उन लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और वो राहत अगर कोई पहुंचा सकता है तो पॉलिटिक्स में आकर के, हुकूमती ऐवान बाला में पहुंच करके या अपोजिशन बन करके पॉलिटिक्स में आकर के, कुल कहने का मतलब और मकसद ये है कि लुब्बे-लुबाब ये है कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर के ही वो काम किया जा सकता है। मैं यहाँ बैठ करके लाख बार चिल्ला लूँ कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इंडिया गेट और जो दिल्ली का क्रीम एरिया है उस पर लाख मैं आवाज उठा लूँ, लाख आर्टिकल लिख लूँ और लाख बातें कह लूँ कि वहाँ पर मजबूर, बेकस, बेसहारा लोग हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप लिखते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं, हम लोग लिखते बोलते चले आ रहे हैं, पत्रकारिता लाइन से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक एमएलए, एक एमपी और एक मंत्री अगर अपने बलबूते पर चाह ले तो उसके पास ऐसे फंड्स होते हैं कि उन लोगों के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल बना करके हमेशा हमेशा के लिए उनको बाज़ाबादकारी उनके लिए कर सकता है। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में आते हुए जो उन्होंने अपनी आंखों से जो मुआयना किया है, अब खुद मुशाहिदा किया है, उससे मुल्क को और मुल्क के लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। शुक्रिया मतिउर रहमान साहब, आपका एक कीमती वक्त देने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हम इनके दफ्तर आए और इन्होंने सारी चीज़ें वो डिटेल से बताई और ये सारी चीज़ें वजाहत की कि किस तरीके से ये मैडम पॉलिटिक्स में आई और इन्होंने क्या क्या चीज़ें की। इसीलिए मेरी तमाम लोगों अपने सामाईन से ये मुतालबा है या गुजारिश है कि आप लोग इस तरीके की चीज़ें जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको ख़त्म करें और इनसे जुड़ने की कोशिश करें और इस पार्टी से जुड़ें, खुद मतीउर रहमान भाई से जुड़ें ताकि इनके नज़रियात को लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। YSE न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है।